आज बहुत ध्यान से बेस थ्योरम को वापस से समझेंगे हम। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। बेस कहाँ गए, वो आ गया क्या? चलो बेस थ्योरम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अच्छा, थोड़ा चैप्टर को रिवाइंड करो एक बार कि चैप्टर में हुआ क्या अब तक। बेस थ्योरम से पहले देखो, स्टार्टिंग जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तब तुम नोट्स देखते रहो, मैं तो बोलता ही रहूंगा। जब हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो उस केस में क्या था, जनरल डेफिनेशंस पढ़ी थी हम लोगों ने। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होती है, इवेंट कैसे कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट हम लोगों ने पढ़ा था। इस तरीके से हमारा चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, ठीक है ना। अब इवेंट में दो इंपॉर्टेंट इवेंट आई थी आपकी, या दो बोले तो तीन मान लो, जिनका थोड़ा सा यूज आगे चल के आता है। एक तो आपका आया था कि भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में ये बोला है कि भाई एक के होने से एक का होना दूसरे को रोकता है, ठीक है ना, और इवेंट का इंटरसेक्शन कितना होता है, 5 होता है। ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हम लोगों ने बोला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो आया था इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या आया था बच्चों आपका? और इंडिपेंडेंट इवेंट तो अभी तक चला है, पिछले लेक्चर में भी इंडिपेंडेंट इवेंट ही चला था, पिछले से पिछले लेक्चर में, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। इंडिपेंडेंट इवेंट, इसमें क्या होता है कि एक के होने ना होने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई चेंज ही नहीं आता है। एक्सपेरिमेंट इसमें अलग अलग होते हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक होता था एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या होता था बच्चों? एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या था बच्चों कि भाई एग्जॉस्टिव इवेंट में ये था कि जितनी भी इवेंट आपकी होती है उन सबका जो यूनियन है वो किसके इक्वल होता था? आपका सैंपल स्पेस के इक्वल होता था। किसके इक्वल होता था बच्चों? आपका सैंपल स्पेस के इक्वल होता था एग्जॉस्टिव इवेंट के अंदर। तो इस तरीके से मैंने बताया। फिर इसके बाद मैंने अलजेब्रा बताया आपको, भाई ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब होता है अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स फ्रॉम ए और बी। जब कभी आपसे एटलीस्ट की बात करता है तो उसमें क्या आता है? यूनियन आता है। जैसे तीन इवेंट में भी कहेगा कि अकरिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स फ्रॉम ए बी और सी, तो उस केस में क्या आएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी आपका पूछा जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वही आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी का मतलब पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ ए एंड बी। जब एक साथ किसी इवेंट को अपन क्या करना हो, अकर करवाना हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको इंडिपेंडेंट इवेंट में बताई थी। क्या बात बताई थी बच्चों? कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट हो जाता है कि दो प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन, अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बोले तो साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ ए एंड बी। अगर बच्चों ये बराबर आता है बेटा किसके? पी ए इंटू पीबी के इक्वल आता है। पी ए इंटू पीबी के इक्वल आता है तो उस केस में क्या होंगी? ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। कभी भी इंटरसेक्शन आपका उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ जाए तो उस केस में वो जो इवेंट आपकी होंगी वो कैसी होंगी बच्चों? आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है सारे बच्चों को? अच्छा, जब ये काम हमारा हो चुका था तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ठीक है ना, अलजेब्रा हो गया, उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, एटलीस्ट वन अकरेंस या एटमोस्ट वन अकरेंस, किसी एक इवेंट का होना दूसरी का नहीं होना, ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर पढ़ी हैं। आप देखो नोट्स खोल करके, ठीक है, बहुत सारी चीजें वहां पर हमें समझी हुई है। उसके बाद क्लासिकल डेफिनेशन आया। क्लासिकल डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जो आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब क्या होता है? तो बेसिक मतलब होता है बच्चों कि जितने भी आपके टोटल आउटकम्स है वो नीचे आते हैं और जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो कहां पर जाते हैं? ऊपर जाते हैं। क्लियर हुआ? तो वो सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, उसमें इफ एंड बट कुछ है ही नहीं। उस केस में हम लोग ऐसे ही तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। भाई कॉइन को टॉस किया, प्रोबेबिलिटी निकालो, टोटल आउटकम्स कितना आएंगे उसको नीचे लिखो, फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर लिखो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, ये तो सिंपल, जैसे अब यार बच्चे का उन्हें डाउट रहता है कि इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करें
या टोटल प्रोबेबिलिटी से करें या बेस थ्योरम से करें, बेस थ्योरम तो हालांकि मैं पढ़ाने वाला हूं अभी, बेस थ्योरम एकदम से अलग चला जाता है, कट के निकलता है यहाँ से, और चैप्टर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एंड होता है, दूसरा चैप्टर यहाँ पर मिक्सअप होता है, जैसे स्टैटिक्स, यहाँ से आगे इसका स्टैटिक्स स्टार्ट होगा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, तो यहीं तक है बेस थ्योरम तक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर क्वेश्चन सिंपल सिंपल आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है, ऐसा हुआ फलाना ठिकाना, और देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, सिंपल सा कोई भी लाइन आ जाती है। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई एक डाइस थ्रो की गई है, ठीक है ना, मतलब कॉइन टॉस किया गया, अगर हेड आएगा 2 बार और चला जाएगा, टेल आएगा तो एक डाइस थ्रो की जाएगी, तो उस केस में नंबर ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इसमें कुछ ऐसा झोलझाल है ही नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो आपसे पूछ रहा है, उससे पहले कोई और इवेंट हो चुकी है, भाई वो हो चुकी है तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि भाई वही डाइस को थ्रो कर रहे थे, सम 11 आया, अब बताइए कि सम 11 आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपके सेकंड डाइस पर क्या आ चुका है, 5 आ चुका है, 4 आ चुका है, जो भी है, उसमें कंडीशन लगा दिए, एक बैरियर लगा दिया, पहले उसको फॉलो करते हुए हमको आगे निकलना पड़ेगा। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फेमस स्टेटमेंट भी था आपका मैथमेटिकल, कि भाई जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट होता है, और इसका मतलब क्या होता है कि जो नीचे वाला इवेंट है वो अकर हो चुका है। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ए बाई बी, ये इवेंट हो चुका होता है आपका, ठीक है ना, इसके होने के बाद इसके होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं, किसके बराबर होता है, इसमें क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है आपकी, ठीक है, और ऊपर क्या आता है बच्चों, आपका साइमल्टेनियसली अकरेंस आता है। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट था उसी को किसमें कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी है, इसको इधर ले गए, तो क्या बन जाएगा, पी बी इंटू पी ए बाई बी बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कोई अलग से थोड़ी ना आती है, ये आती तो यही सही है। अगर देखा जाए तो जो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी है या बेस थ्योरम भी अभी आने वाला है, वो सब यहीं से निकल के आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से निकल के आता है सब कुछ, ठीक है ना। जब ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से लिख दिया, तो ये क्या हो गई, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गया, ठीक है, जो हमने पढ़ी थी। और इंडिपेंडेंट इवेंट भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद हमने पढ़ा था टोटल प्रोबेबिलिटी, पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का भी आपको क्वेश्चन सीधा सीधा दिखेगा, कैसे कि भाई मान के चलो एक बैग है, बैग में 2 कॉइन है, ठीक है ना, या कॉइन छोड़ो, आप वही बॉल वाला ले लो, एक हमारे 2 बैग हैं आपके पास, 2 बैग हैं, एक बैग में 5 ब्लैक बॉल हैं, 6 व्हाइट बॉल हैं, दूसरे में 2 ब्लैक हैं, 3 व्हाइट बॉल हैं, इस तरीके से आपको दे रखा है। आपसे कहा मुझे व्हाइट बॉल निकालनी, व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए, व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो उसमें क्या हो रहा है आपका कि भाई पहला बैग आएगा तो उसमें से व्हाइट बॉल निकल सकता है, दूसरा बैग आएगा उसमें से व्हाइट बॉल निकल सकता है, पहला बैग सेलेक्ट होगा तो उसमें से व्हाइट निकल सकती है, दूसरा बैग सेलेक्ट होगा उसमें से व्हाइट निकल सकती है, दोनों को ऐड कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आती, क्या होती है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मैं मान के चलो यहां से एक बैग को हटा दूं, एक बैग को ही रखूं, तो क्यों नहीं टोटल प्रोबेबिलिटी हुई, टोटल प्रोबेबिलिटी है वो, एक्चुअली क्या हमारे पास है ही एक बैग है, तो अब करें क्या उसमें, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब उसको सेलेक्ट करने का तरीका तो एक ही होगा, एक ही बैग है भाई, अब 2 होते हैं तो 1/2 लगाना पड़ता है, हम 3 होते हैं तो 1/3 लगाना पड़ता है। बात समझे नहीं समझे, अलग नहीं है वो चीज, वो यही चीज है आपकी, ठीक है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी तक कोई दिक्कत है किसी को, एक बार फटाफट से देख लेना, फिर हम बेस थ्योरम वापस से स्टार्ट करेंगे नए तरीके से, ठीक है ना। कल आया नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टार्ट करें बेस थ्योरम को। बेस थ्योरम का स्टेटमेंट कंप्लीटली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह होता है, बस कहते होता है, इसको जरा समझते हैं, ऐसे समझते हैं बच्चों। इसमें पता क्या होता है, बेस थ्योरम के अंदर जो बातें होती है ना, वो पास्ट की होती हैं, जो निकल चुकी होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलो मेरे पास एक बैग है, बैग में मेरे पास 2 कॉइन है, ठीक है, मेरे पास 2 कॉइन है बैग में, ठीक है, कॉइन ए, ये कॉइन है, और कॉइन बी, बी एक कॉइन। मैंने सिक्का निकाला,
और मैंने उसको क्या कर दिया, टॉस कर दिया। अब मैंने सिक्का निकाला और मैंने क्या कर दिया, उसको टॉस कर दिया। जब मैं उसको टॉस करूंगा तो पता है हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। अब यहां पर मैं दो स्टेटमेंट बोलता हूं। पहला स्टेटमेंट तो ऐसा बोलता हूं कि मैंने कॉइन ए निकाला, सिक्का उछाला, हेड आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। सर आपने कौन सा कॉइन निकाला, ए निकाला, कन्फर्म ए निकाला है, ठीक है ना, पता है कि ए निकालना है, ए निकाला है आपने कॉइन, ठीक है ना। कॉइन ए निकालूंगा तो उस केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, मैं पता ना भाई, उसको निकालो, उसको तुमसे ये बोला उसको निकाल, जब उसको निकाल इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1 हो गई उसकी। तो समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कॉइन ए को निकाला। अगर आपसे देखो दो चीजें होती, प्रोबेबिलिटी भी समझने की कोशिश करें। अगर मैं कहूँ उस कॉइन को निकाल, उसको निकाल के लाओ वहां से, ठीक है ना, तो उसकी आपने इंडिकेट कर दिया 100% वही निकालना है। अब वहां पर चॉइस अवेलेबल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अच्छा कॉइन ए को आपने एक तरीके से निकाल लिया, फिर उसको उछाला, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी, हेराने की 1/2 हो गई। अभी मान के चलो मैं कहता हूं कि भाई अब देखो अभी सिचुएशन चेंज हो जाएगा तुरंत। मैंने कहा कि बैग है, बैग में हाथ डालो। अब बैग में हाथ डाला आपने, कॉइन ए आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उस केस में डिवाइड हो गया, ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है, तो उस केस में 50% हो गया भाई, सिंपल सी बात। अगर मान चलो इसमें बी कॉइन नहीं होता, ए कॉइन होता, 100% वही कॉइन निकल के आता, जैसे बड़ा तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। क्लियर है। अच्छा मैंने स्टेटमेंट को समझो मैं क्या कह रहा हूं। एक बैग है, उसमें 2 कॉइन, ठीक है ना। अब मैंने हाथ डाला, मैंने एक कॉइन निकाला, मैंने उसको टॉस किया, उस पर आ गया हेड। अब आपसे क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम में पता कैसे पूछेगा कि कॉइन निकाला, कॉइन को टॉस किया, उस पर हेड आया। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपने जो निकाला वो कॉइन ए निकाला है या कॉइन बी निकाला। समझे, क्वेश्चन रिवर्स में चला गया एकदम से। भाई आप कॉइन निकाल चुके हो, टॉस कर चुके हो, 2 काम कर चुके हो। आपने कॉइन को निकाला, काम खत्म हुआ कि नहीं, टॉस होता होगा जब कॉइन निकालोगे, फिर आपने टॉस कर भी दिया और यहां पर रिजल्ट आया, उसने कहा रिजल्ट भी बता दिया उसने, भाई रिजल्ट ये आया है। अब आप बताओ कि यहां पर जो आपने कॉइन निकाला था, ए निकाला है, बी निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ आप। ये रिवर्स में क्वेश्चन करता है बेस थ्योरम। जैसे फॉर एग्जांपल यार कोई पेशेंट है, ठीक है ना, अब पेशेंट किसी बीमारी से मर गया है, पेशेंट किसी बीमारी से मर गया है, ठीक है ना। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसको कैंसर था। भाई पेशेंट मरेगा तब कैंसर होगा कि कैंसर होगा तब मरेगा, कि मर गया फिर उसके बाद कैंसर हो रहा है उसको, ऐसा तो नहीं है ना। भाई मान के चलो कैंसर होगा उसके, और कोई 2-4 बढ़िया बढ़िया बीमारियां लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, आजकल है ही नहीं इंडिया में। तो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। ऐसे अब उसने बोला कि भाई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो चुका है और रिजल्ट आ चुका। अब आप बताइए कि जो रिजल्ट आया है ये तब आया हो कि बंदे को सपोज करो क्या है, कैंसर है, और कोई बीमारी का नाम ही नहीं आता, बताओ रे कोई, नहीं? चलो बुखार ही आ गया, टाइफाइड, डेंगू, पेंगू, कोविड, है ना। अब बीमारी का इलाज भी ऐसे, बीमारी का नाम भी ऐसे बता दो कि बच्चे उसी को समझने में लग जाएं कि ये क्या बोला है, हुबलू हुबलू हुबलू। हाँ चलो कोई नहीं, समझे। देखो देखो हुआ क्या कि बंदा मर चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि बंदा किससे मरा है, कैंसर से, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो आप देखो पूरा काउंट हो चुका, फिर रिवर्स जा रहा है क्वेश्चन आपका, बेस थ्योरम में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अब जैसे भाई कोई, जैसे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने कोई बंदा सड़क से होते हुए जा रहा है बाइक पे, ठीक है ना। अब मान के चलो उसको एक्सीडेंट हो गया, सिर फूट गया उसका। अब मान के चलो यही बोला गया है कि भाई उसने जो हेलमेट डाला हुआ था या हेलमेट नहीं डाला हुआ था, 2 केस ले लेते हैं, ठीक है ना। एक तो हेलमेट पहना हुआ है, एक हेलमेट उसने नहीं पहना हुआ है, ठीक है ना।
अब यहां पर केस हो गया कि भैया ये तो एक्सीडेंट हो गया इसका। अब उसने बोला बोला गया है कि बंदे का एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है ना। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने हेलमेट नहीं पहना हो। समझे बात को, बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, सिर फूटा है उसका, ठीक है ना। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने हेलमेट नहीं पहना है। तो अरे बताओ ये ऐसा किस किस को लग रहा है कि क्वेश्चन रिवर्स में पूछ रहा है। भाई हेलमेट पहनेगा नहीं पहनेगा तभी तो आगे चल के एक्सीडेंट होगा। ये मतलब बाइक चल हेलमेट कब पहनेगा, जब वो बाइक पे बैठेगा। अब चलते भाई वो वाला केस में चल चल पैर ही फिसल गया मेरा, वो देख मार गया। मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा भाई, ठीक है ना। सिंपल ऐसे, या फिर ऐसे कर लो आप लोग कि भाई हेलमेट, 4 कंपनियों के हेलमेट है मान के चलो, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ऐसे कंपनी सी हो गई, ऐसे कंपनी डी हो गई, ठीक है ना। एक बंदा बाइक से निकला, उसने किसी कंपनी का हेलमेट डाला, उससे एक्सीडेंट हो गया, है ना। और वो बंदा कुड़क गया, राइट, सिर में चोट आई अच्छी खासी और वो बंदा निकल गया यहाँ से। समझ में आया कि नहीं। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ इसने कंपनी सी का हेलमेट पहना हुआ था। समझ में क्या कह रहा हूं। तो एक्चुअली क्या, बंदा जाएगा हेलमेट पहन के जाएगा, आगे चल के तभी तो एक्सीडेंट होगा। कि एक्सीडेंट हो गया तब हेलमेट पहनेगा वो। बात समझे, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से कि बेस थ्योरम के अंदर रिवर्स चलता सवाल, मतलब एक बार आगे चला जाता है और फिर पीछे आता है एकदम से पूछने के लिए। समझे, जैसे कल एक क्वेश्चन आपसे कर रहा था, मैं क्या कर रहा था कि भाई मान के चलो 2 बैग हैं, ठीक है ना। 2 बैग हैं, मैंने 2 बैग में से किसी में से भी, ठीक है ना, मैंने एक बॉल निकाली, ठीक है ना, और मुझे वो क्या मिल गया, व्हाइट। मतलब आपके पास यहां से बॉल निकल चुकी है, यहां से आपके पास बॉल निकल चुकी है और ये बॉल क्या चुकी है, व्हाइट। अब वो बोल रहा है ये बात बताओ कि बैग 1 से वो बॉल आई हो, और वो निकल गई, बैग ए से निकली, बी से निकली, व्हाइट मिल गया, फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया, वापस आया है वो मुड़ करके। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो पास्ट की बातें करता है ना, पास्ट की प्रोबेबिलिटी पूछता है, वो होता है बेस थ्योरम। बेस किसी बंदे का नाम था, मैथमेटिशियन था एक। और वो जो फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, फ्यूचर मतलब कि अगर भाई 2 बैग दे दिए, बैग कुछ बॉल इसमें है कुछ बॉल इसमें है, फलाने रंग की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए, क्या फ्यूचर और क्या पास्ट, सीधा ही चला गया सवाल निकल करके। समझ में आया कि नहीं आया। तो जितने भी अभी तक हमने पढ़ा हुआ पोर्शन है उसके अंदर फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी पूछता है वो आपसे, और इसमें क्या करेगा, पूरा इवेंट करवा देगा और करवाने के बाद वापस से आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा फिर आपसे। तो अब चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे आप लोगों से कहा कि भाई हाथ डाला, कॉइन निकाला, टॉस किया, फिर मैंने देखा हेड आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ ये सिक्का कौन सा था, ए था। समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज द बेस थ्योरम। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप कैसे करोगे सर, अलग से स्टेटमेंट नहीं है, जो हमने पढ़ा वही स्टेटमेंट आपको काम करेगा। यहां पर कैसे करेगा उसको जरा समझते हैं। देखो इधर देखें बच्चों, जैसे मैंने कहा कि भाई ये सिक्का निकला, सिक्का निकला, हिंदी याद है तुम लोगों को। ऐसा कोई अजीब प्राणी है जिसको हिंदी में लिखना नहीं आता, हिंदी पढ़ना नहीं आता, गौरव हो सकता है ना, अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी। एकन एकन कैसे नहीं आते हो एकन को। एकन कौन सा भारत देश का बाहर का नागरिक है और वही उत्तर भारत में रहता है, हैं? अच्छा हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा चलो यही बता दो मुझे। हेड को क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ। ना ना, किस को पता है हेड को क्या बोलते हैं। हेड और टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ। छापा और इंग्लिश भी ठीक है फिर तो, है ना यहाँ तो, राइट। सिक्का निकाला हेड आया, ठीक है ना। अब ये बताना है कि हेड आ चुका है। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन ये है कि देखो बेटा,
हेड आ चुका है, ठीक है ना। अब देखो सुनो मेरी बात है, तो देखो यार, हेड आ चुका है। अब ये बताओ कि ये किससे निकला है, बैग ए से निकला था। किसका सवाल हुआ, कंडीशन प्रोबेबिलिटी जैसा स्टेटमेंट हो चुका है। तो बेस थ्योरम में भी कंडीशन प्रोबेबिलिटी जैसा ही स्टेटमेंट इधर लिखा जाता है, ठीक है। सिक्का उछल चुका है, मतलब हेड आ चुका है। हेड किस बैग से आया है, बैग ए से आया है। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं जो हम जानते हैं इसके बारे में। क्या जानते हैं, नीचे क्या आएगा बच्चों आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आएगा। ऊपर क्या आएगा बच्चों आपका, मतलब ए इंटरसेक्शन एच आएगा। समझ में आया, ये फॉर्मूला बनता कि नहीं बनता। अच्छा जी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का तो थोड़ा बहुत यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, आप कैसा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताइए, क्या 1/2। भाई 1/2 तो तब होती है, अब यहाँ पर चॉइस भी है भाई, अगर सिक्का ए आया होता तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सिक्का बी आया है तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपका सिक्का ए आया है तब हेड, मतलब है, मतलब सिक्का ए इंटू सिक्का ए इंटरसेक्शन हेड। ऐसा भी तो था सिक्का ए का ना होकर के, भाई हेड की टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको, ठीक है ना। वो सिक्के ए से ही मिल सकता है, सिक्का बी से ही मिल सकता है, ठीक है ना। कॉइन बी से ही मिल सकता है, यहां से ही मिल सकता है आपको, ठीक है। यानी कि जब आपका सिक्का ए आया हो तो सिक्का ए आएगा तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस सिक्का बी आया हो, सिक्का बी आया है तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी। समझे मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पर सिक्का एक नहीं है बेटा। अगर सिक्का एक होता तो प्रोबेबिलिटी फटाक से बोल देते 1/2 वहीं से आने वाला, भाई वहां से भी आ सकता है वहां से भी आ सकता है। तो वो केस बनाने पड़ जाएंगे, उनको ऐड करना पड़ जाएगा, उस प्रोबेबिलिटी का टोटल करना पड़ेगा आपको। क्या आपके भेजे में बात जा रही कि नहीं जा रही। चल, अब ये कितना, अच्छा सिक्के एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और वहां से ऐड के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 ही होगी, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। सिक्का बी के निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और वहां से आने की प्रोबेबिलिटी हेड का 1/2। इसको पुट करो फॉर्मूले के अंदर। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सिक्का ए आया है और सिक्का ए आया है तो वहां से क्या है, हेड निकला है। मतलब जो हेड मिलना चाहिए वो सिक्का ए से, कॉइन ए से मिलना चाहिए। सिंपल मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा दिया हम लोगों ने। भाई मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यही तो होती है बच्चों, कि अगर आपको, यही तो होती है, कहां गया, ठीक है जो भी होती है। अब इधर आ जाऊं, बार बार क्या बताना उसको। अब नीचे क्या जाएगा, हेड की प्रोबेबिलिटी, तो हेड की प्रोबेबिलिटी ये आ चुकी है आपके पास। तो ये कितना आया आपका, इसको लिख दो यहाँ पर कि अगर कॉइन ए आया है तो कॉइन ए से हेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। यदि आपके पास कॉइन बी आया है तो कॉइन बी से हेड निकलने की प्रोबेबिलिटी। बोलो क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, कॉइन अगर ए आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। कॉइन ए आया उससे हेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, 1/2। कॉइन ए आया है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इंटू कितना बच्चों आपका 1/2। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों आपका, बोलो। 1/2 ही आ रहा है आंसर तो, आंसर तो 1/2 ही आ रहा है। कोई सा भी है सिक्का निकले, आप कॉइन निकले, कितना आ रहा है बच्चों आपका आंसर, 1/2। लिख लो इस क्वेश्चन को, लिखो। अच्छा स्टेटमेंट तो मैंने लिखवा दिया ना आप लोगों को कल, E1 E2 E3 ENR म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव स्टेटमेंट तो वही है आपका, बस मेन मुझे समझाना था। लिखो बेटा, एन इंश्योरेंस कंपनी, an insurance company insured 2000 scooter drivers. An insurance company insured 2000 scooter drivers. An insurance company insured 2000 scooter drivers. Scooter drivers. 4000 car drivers and 6000 truck drivers. And 6000 truck drivers. And 6000 truck drivers. लिखा यहां तक।
The probability of accidents are 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 0.01, comma 0.03, 0.01, comma 0.03 and 0.01, comma 0.03 and 0.15 and 0.15 and 0.15 respectively. मन कुछ नहीं आएगा क्या? अब नहीं आएगा, चलो रेस्पेक्टिवली। one of the insured person meets with an accident. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? What is the probability that he is a scooter driver? What is the probability that he is a scooter driver? इस क्वेश्चन को चलो मैं करता हूं। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इवेंट आगे का हो चुका है, जैसे एक्सीडेंट हो चुका है। अब भाई एक्सीडेंट से पहले इंश्योरेंस होता है कि एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस करना है? पहले होता है। इंश्योरेंस तो उस बंदे ने पहले करा लिया होगा, तो इंश्योरेंस करा चुका है और फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर उसने वापस से इंश्योरेंस। बात आई है कि भाई जैसे मान के चलो स्कूटर ड्राइवर कितने हैं आपके, एक बार बोल देना बेटा, स्कूटर ड्राइवर कितने हैं? 2000। और कार ड्राइवर कितने हैं? 4000। और ट्रक ड्राइवर कितने बच्चों? 1000, 6000। ठीक है ना। अब ये इन्होंने क्या, अगर मान के चलो स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस हो रहा है, उसको मान लेता हूं इवेंट E1 मान लेता हूं, उसने अपना इंश्योरेंस कराया, मतलब उसको इवेंट E1 नाम दे दिया। कार ड्राइवर जितने भी हैं उन्होंने इंश्योरेंस कराया, उसको इवेंट E2 में डाल दिया। और ट्रक ड्राइवर जो है उन्होंने किस में डाल दिया? E3 में डाल दिया, मान के चलो इन्होंने जो अपना इंश्योरेंस कराया है। और जो एक्सीडेंट हुआ है उसको E नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एक्सीडेंट। ठीक है ना। एक्सीडेंट हुआ उसको क्या नाम दे दिया? E नाम दे दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अच्छा, अब देखो हुआ क्या है, पहले यहां पर इंश्योरेंस हुआ होगा, ठीक है ना, इंश्योरेंस हुआ होगा किसी ना किसी के माध्यम से, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर एक्सीडेंट। अब ये इवेंट हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है, यानी कि आपका कुल मिलाकर एक काम हो चुका है। समझ में आया कि नहीं? एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है। अब ये इंश्योरेंस स्कूटर वाले का था या इंश्योरेंस कार वाले का था या ट्रक वाले का था? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ये बताओ कि इंश्योरेंस किसका था? स्कूटर वाले का इंश्योरेंस क्या हुआ था, ये तो पूछा इसने। यानी कि आपका एक्सीडेंट ई हो चुका है, तो E1 वाले का पूछा उसने, E1 वाले की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब सुनिए मेरी बात को, बेस थ्योरम क्या था भूल जाइए, आप तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट सोचो। सिंपल क्या बनता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट? बताइए फटाफट से रेहान। नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा, ऊपर क्या आएगा बच्चों आपका? E1 इंटरसेक्शन ई आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है कि एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है ना। अब एक्सीडेंट हो चुका है आपका, तो यहां पर अगर देखा जाए तो कहां से वो इंश्योर्ड हो सकता है? भाई एक्सीडेंट हुआ किसी ना कहीं से तो इंश्योर्ड ही है वो। कि अगर मान के चलो वो स्कूटर ड्राइवर है तो कुछ ना भाई, ठीक है एक्सीडेंट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। बट कहीं ना कहीं से तो इंश्योरेंस है, वो कार ड्राइवर होगा या भाई एक्सीडेंट तो किसका भी हो सकता है, कार ड्राइवर हो चाहे स्कूटर ड्राइवर हो चाहे ट्रक ड्राइवर हो। तो नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी एक्सीडेंट होने वाले की, वो कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। यानी कि अगर आपका स्कूटर ड्राइवर है, उसका एक्सीडेंट हुआ हो आपका, ठीक है ना, आपका कार ड्राइवर है, राइट, उसका एक्सीडेंट हुआ हो आपका, समझने की कोशिश करना बच्चों, राइट। यदि आपका क्या है
ट्रक ड्राइवर है और उसका एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है भाई, ऊपर क्या आएगा आपका कि जो एक्सीडेंट वाला था वो कौन था, स्कूटर ड्राइवर। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि स्कूटर ड्राइवर का गेम ओवर हुआ है, उसने इसने इंश्योरेंस करवा रखा था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अब जो आपका स्कूटर ड्राइवर है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इंश्योरेंस वाले की? 2000 अपन कितना, 6 और 4 10 और 2 12, 2/12 कितना हो जाएगा आपका, 1/6 हो जाएगा। और जो आपका कार ड्राइवर है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों आपकी, 4/, प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी ये तो एक्सीडेंट उसकी दे रखी है कि भाई अगर वो स्कूटर ड्राइवर है, देन कंडीशन लगा करके, पहले उसने कंडीशन लगा दी है, रेस्पेक्टिवली बोला बाद में चल के, अगर वो स्कूटर ड्राइवर है तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 0.01, मतलब वो चीज ऐसे दी हुई है, समझो उसको, अगर वो स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है ना, तो उसकी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.01 है। समझे बात को? वो चीज अलग है, वो कंडीशन के साथ में भाई, हर किसी के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना लिख दोगे आप उधर जा करके, कंडीशन के साथ में लिखोगे। कार ड्राइवर के इंश्योरेंस कराने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/12, यानी कितना, 1/3। और यदि मान के चलो वो आपका कार ड्राइवर है, ठीक है ना, उसके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 0.03। और यदि मान के चलो वो क्या है, ट्रक ड्राइवर, तो ट्रक ड्राइवर में कितना आएगा, 6/12, कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहां पर देखो अगर वो ट्रक ड्राइवर था तो उसके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी, 0.15। इसको यहाँ पर पुट करना है, डेटा खत्म, आ जाएगा आपका आंसर। कर उसको फटाफट से, क्या आंसर आ रहा है फाइनली, ये किसके बराबर होगा, E1 इंटरसेक्शन ई बराबर होगा PE1 और E/E1। सही तो है, कहाँ दिक्कत है? रेहान बताओ तुम्हारे मन में जो भी डाउट आ रहा है या नहीं, वो चीज मैंने यहाँ पर लिख दी ना, जो आप कह रहे हो ना वो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। ये तो आपका, ये सवाल तो आपका वैसे ही सीधा जाएगा, ये वाली साइड आपकी ऐसी सीधी जाएगी जो पहले से आती आ रही है, यहाँ उल्टा होता है, इसलिए इसको बेस थ्योरम को रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो मैंने उल्टा लिखा है, वहां से पहले उसको करवाया है जो कि हो चुका, फिर इधर आया हूं मैं, जो उधर वाले को पहले लिख दिया और इधर वाले को इधर, और इधर तो फिर सीधा चलेगा मामला, ये फिर इसके बाद वो, जब आप राइट साइड लिखोगे तो सीधा मामला चलेगा। क्लियर है क्या? अगर ऐसे लिखो तो आपको काट ही दोगे। स्टेटमेंट का फर्क क्या है, फिर तो प्रयोग हो जाएगा नया, वो करना नहीं है भाई, है ना, 1/, ठीक है, आंसर इसका फाइनली 1/52 आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। तो आपको पता है किस पे स्टक होना है, कि बाद वाला कौन सा इवेंट है जो कि हो चुका है, इधर किसकी वजह से वो हुआ है, उसकी पॉलिटी पूछता है वो, क्या है, थोड़ी बहुत दिमाग हमारी बात है। ठीक है, क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, लिखो एक बार, आप बोलू क्या, पैक ऑफ प्लेइंग का आराम से इवेंट बनाइएगा, आराम से कीजिएगा, सवाल समझिएगा, ठीक है ना। अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स वर A pack of playing cards was found to contain only 51 cards. A pack of playing cards was found to contain only 51 cards. Only 51 cards. Only 51 cards. अब यहां से एक बात पता लग चुकी है आपको, क्या? हाँ।
पानी पी लो बेटा। हाँ, मैं क्या कह रहा था, 51 कार्ड्स है, इसका मतलब क्या है, मतलब एक हो गया है, मतलब मैं सिंपल ये तो, हाँ सर एक गुम है कार्ड, मतलब 52 नहीं है सर, एक कम है उसके अंदर, ठीक है ना। चलो आगे आगे बढ़ो, अभी कुछ मत करो, आगे बढ़ो। इफ द फर्स्ट 13 कार्ड्स, if the first 13 cards, if the first 13 cards which are examined all are red, all are red, फिर आपने क्या किया, पहले थर्ड में फटाफट फटाफट चेक किया, सारे सारे कैसे हैं, रेड, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, all are red, what is the probability that, what is the probability that, what is the probability that the missing card is black, what is the probability that the missing card is black। अब एक सेकंड रुक जाएं सारे बच्चे, कि यहां पर मिसिंग कार्ड इज ब्लैक, मिसिंग कार्ड तो कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना। तो यहां पर हुआ क्या है, दो चीजें मैं आपके सामने बना रहा हूं, मिसिंग, काउंटिंग ऑफ 13 कार्ड्स, दो दो चीजें हो रही हैं यहां पर, काउंटिंग ही तो कर रहे हैं फिर अपन 13 कार्ड्स, स्टार्टिंग 13 कार्ड्स, मिसिंग एंड काउंटिंग ऑफ 13 कार्ड्स, या फिर काउंटिंग ऑफ 13 कार्ड्स और मिसिंग, इन दोनों में से कौन सा केस है यहां पर। हम्म, भाई सिंपल सी बात है, काउंट, भाई आपने काउंट किया होगा ना, तभी तो पता लगा कि मिसिंग है हाँ, नहीं उसने तेरे ही काउंट नहीं किए हैं, काउंट कर चुका है वो बंदा, और उसने बोला कि मिसिंग है। हाँ इतना मुझे पता है, जब मैं पहले तेरे काउंट कर रहा था सारे रेड थे, ये बात बोली उसने। एक बात है, एग्जामिन करने के बाद है, क्या कह रहा, काउंटिंग तो पीछे से भी कर सकते हैं, अरे अरे सुनो मेरी बात को, भाई काउंट मतलब कहने का मतलब कि मिसिंग हो चुका है कार्ड, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो आपको क्या था, ब्लैक था, क्या था, ब्लैक, करो अपने मन से करो, आप लगाओ दिमाग, पहले इवेंट पहचान लीजिएगा कौन सा हुआ है, बाद में कौन सा पहले हुआ है, ताकि इस स्टेटमेंट को आप सही से लिख पाओ, पहले इसको सही से लिखना सीखो। चलो मैं बताता हूँ, इधर देख सारे बच्चे, E1 एक इवेंट मान लेते हैं, मिसिंग कार्ड इज ब्लैक, ठीक है। E2 दूसरा इवेंट मान लेते हैं, मिसिंग कार्ड इज, मिसिंग कार्ड इज रेड, दो कलर के रेड मिसिंग हो सकते, ब्लैक या रेड, ठीक है। और ई एक इवेंट मान लेते हैं कि फर्स्ट 13 कार्ड्स आर रेड, अरे यार मैथ में लिखे तो फर्स्ट 13 कार्ड्स आर रेड, हो क्या रहा है यहाँ पर कि ब्लैक कलर का कार्ड क्या हो चुका है, मिस हो चुका है, कौन सा कार्ड, ब्लैक कलर का कार्ड मिस हुआ है। फिर आप मतलब रिवर्स में जाएंगे तो पहले पता कर रहे होंगे ना, समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि आपका कौन सा इवेंट बाद वाला हुआ है, मिसिंग कार्ड इज ब्लैक, कि आपने ब्लैक को घुमा दिया है, समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को, मतलब ये कह रहा है कि आपका, नहीं मतलब आपका हुआ क्या है कि तुम ये रोहित गलत बात करते, ठीक है, मतलब 13 कार्ड रेड हैं आपके, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, मिसिंग कार्ड क्या हो, ब्लैक हो,
फर्स्ट 13 कार्ड्स क्या है आपके, रेड हैं। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो कि फर्स्ट 13 कार्ड्स आर रेड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मिसिंग कार्ड इज ब्लैक। यही तो है, मिसिंग कार्ड इज ब्लैक, फर्स्ट 13 कार्ड्स रेड निकले आपके, तो नीचे क्या आएगा आपका, जो फर्स्ट 13 कार्ड्स हैं रेड जो हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी नीचे, तो और इतना लंबा जो आपका फर्स्ट 13 कार्ड्स रेड हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, और ऊपर क्या आएगी कि इवन इंटरसेक्शन क्या, ये समझ में आया कि नहीं है बताओ, क्लियर है सारे बच्चों को? हाँ जी, क्लियर है क्या सारे बच्चों को? ठीक, मतलब फर्स्ट 13 कार्ड्स आपके रेड हैं, देन हमको ब्लैक कार्ड के मिसिंग होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो नीचे आएगा फर्स्ट 13 कार्ड्स के रेड होने की प्रोबेबिलिटी और ऊपर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि भाई आपका फर्स्ट 13 कार्ड्स रेड कब कब हो सकता है, जब आपका मिसिंग कार्ड ब्लैक हो तब हो सकता है फर्स्ट 13 कार्ड्स रेड, ठीक है ना, और जब आपका मिसिंग कार्ड क्या हो, रेड हो, तब आपका फर्स्ट 13 कार्ड्स क्या हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? तो यहां पर हम क्या निकालना है, ये चीज निकालनी है, फर्स्ट 13 कार्ड्स मतलब मिसिंग कार्ड आपका कैसा है, ब्लैक है, देन फर्स्ट 13 कार्ड्स रेड, मतलब फर्स्ट 13 का रेड है और देन ब्लैक। इस स्टेट में दिक्कत हो तो बताओ कुछ। अब ये क्या हो जाएगा आपका कि भाई अगर आपका ब्लैक कार्ड मिसिंग है, क्या मिसिंग है, ब्लैक कार्ड मिसिंग है, तो फर्स्ट 13 कार्ड रेड होने से बाद की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26/51 होगी, सॉरी फर्स्ट 13 कार्ड 13/26 होगी, ऐसा कर लो आप लोग, मतलब E1 और E, और अगर मिसिंग कार्ड आपका रेड है, तो यदि मिसिंग कार्ड आपका रेड है तो फर्स्ट 13 कार्ड्स क्या होंगे आपके, रेड होंगे, और हमसे पूछा है कि मिसिंग कार्ड क्या है, ब्लैक है, मिसिंग कार्ड ब्लैक होने के बाद फर्स्ट 13 कार्ड्स रेड हों, ये काम तो किया है, ये तो हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ब्लैक ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी पहले बताओ, मिसिंग ब्लैक के मिसिंग की प्रोबेबिलिटी बताना फटाफट से, 26/52 1/2, रेड की मिसिंग की प्रोबेबिलिटी बताइए फटाफट से, 26/52 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना, और फर्स्ट 13 कार्ड्स कहाँ हो, रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, कितनी होगी बोलो, अरे बोलो यार, पहले 13 पत्ते किसके हैं, रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हैं 13/26 कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी, 1/26 ही तो है रेड कार्ड निकाल रहे हैं, तो कितना आंसर आएगा बच्चों आपका, ये आंसर बताइए फटाफट से, ये आ जाए कितना, 1/2, सब 1/2 हो गया क्या, आंसर कितना, आंसर तो अलग आ रहा है, गधा गलत है वो भी, हाँ देखो ऐसे करते हैं, ये गलत कर दिया रामू, मतलब मिसिंग कार्ड ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, टोटल तो 52 हैं, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, नहीं नहीं थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है आपका, एक सेकंड हो जाएगी, देखो ये तो आपका कितना हो जाएगा, 51 ही हो जाएगा आपका, सॉरी 26 हो जाएगा, तो कितना जाएगा आपका 1/2, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, मिसिंग कार्ड क्या हो, रेड हो, टोटल कितने, यहाँ पर कितना जाएगा 26, आंसर कितना आएगा इसका 1/2 आएगा,
इसमें थोड़ा सा चेंज होगा आपका। फर्स्ट 13 कार्ड्स आर रेड काउंटिंग में, प्रोबेबिलिटी इसकी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी उसको जरा देखते हैं। कैसे, इधर देखें कि भाई अगर हम बात करें आप लोगों से कि अब यहां पर डेटा पुट करो कि अगर मान के चलो मिसिंग कार्ड क्या है बच्चों आपका, ब्लैक है, तो 13 कार्ड आपके मतलब फर्स्ट 13 कार्ड किसके हो, रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको, ठीक है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी, 26C13, और यहां पर कितना आएगा आपका 52C13, यही तो आएगा आपका। अरे बोलो हाँ है ना, नहीं आएगा क्या? नीचे तो टोटल कैसे आ जाएंगे 52C13, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी 51C13। ये गलती हो रही है बार बार। अगर मान को चलो मिसिंग कार्ड क्या है बच्चों आपका, ब्लैक है, कार्ड तो आपके टोटल 51 है, उसमें से काउंटिंग हुई है 13 पत्तों की, टोटल केस यहाँ पर 51C3 आएगा, C13 आएगा, और ऊपर क्या 26C13 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस अगर मिसिंग कार्ड क्या है बच्चों आपका, रेड है, तो रेड की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, 1/2 होगी, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, रेड होगा, तो उस केस में यहाँ पर चेंज आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर तो 51C13 ही रहेगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका, अब रेड आपको 13 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25C कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ऊपर क्या चाहिए हमको, मिसिंग कार्ड, ताश के पत्ते थे, ठीक है ना। अगर मिसिंग कार्ड कैसा है आपका, ब्लैक है, तो जो 13 पत्ते रेड हों उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब मिसिंग कार्ड है तो जो 13 पत्ते काउंटिंग हो रहे हैं वो 51 में से हो रहे हैं, तो टोटल केस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 51C13। ये आता है एनसीआर, एन में से आर को सिलेक्ट करना, ठीक है ना। ऊपर क्या आ जाएगा 26C13 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मिसिंग कार्ड इज रेड, यानी कि 1/2 इनटू यहाँ पर क्या होगा आपका, अगर मिसिंग कार्ड रेड होगा तो रेड 26 में से आएंगे कि 25 में से आएंगे, मतलब है हो तो रेड कार्ड कितने 26, अब मिसिंग कार्ड रेड है, तो अब जो 13 पत्ते निकलेंगे वो 25 में से निकलेंगे, 26 में से निकलेंगे, 25 में से निकलेंगे, क्योंकि एक कार्ड तो मिसिंग हो ही चुका है उसमें से, रेड वाला कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 51C13 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25C13 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और ऊपर क्या आएगा बच्चों आपका, अब समझ में आया तुमको? हाँ हाँ बेटा मुझे एक बात बताओ, जैसे बामन ताश के पत्ते हैं उसमें से एक रेड गायब करना है, अब रेड एक गायब करना है तो कितनी चॉइस हमारे पास, ताश के पत्तों के बारे में बताया था तुम थे क्लास में। हाँ तो 26 रेड होते हैं, 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। अगर मुझे एक रेड गायब करना है तो कितने पत्तों में से वो रेड गायब होगा, 26 में से गायब होगा। टोटल कितने 52, ऊपर क्या आएगा 26, 26 बटा 52 कितना होता है 1/2। अगर मुझे ब्लैक गायब करना है तो ब्लैक के लिए फेवरेबल केस कितने होंगे, 26 ही होंगे, कोई भी गायब हो सकता है, 26C1। नहीं समझ में आया? और नीचे क्या आएगा आपका, टोटल केस आएंगे 52, तो वो कितना 1/2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ना 26 लिया है सर आपने, और वहां 25 लिया है। अब यहाँ ब्लैक कार्ड बेटा मिस होगा तो रेड कार्ड की संख्या पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? वही हो रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ रेड, मैं जब ताश के पत्तों को गिन रहे हैं तो मैं रेड ही तो निकल रहे हैं। नहीं समझे बात? क्वेश्चन बोला तो है कि उसने तेरे पहले ताश के पत्ते रेड कार्ड ही काउंट किए, ये तो कर रहा। अब चाहे वो ब्लैक मिसिंग हो चाहे रेड मिसिंग हो, काउंटिंग किसकी कर रहा है, मतलब जो काउंटिंग में तेरे पत्ते हैं वो किसके आए, रेड कार्ड के आए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अब मतलब ब्लैक मिस हुआ है तो भी काउंटिंग में पहले तेरे पत्ते रेड कार्ड के आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर आपका रेड मिस हुआ है अब रेड काउंटिंग में उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इस बार क्या होगा, कार्ड 26 ना होकर के 25 रहेंगे, 25 में से 13 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा किया क्या उसने, ब्लैक कार्ड मिसिंग है, यानी कि 1/2 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों आपका, इंटू आ जाएगा कितना आपका
ये वाला केस आ जाएगा। ब्लैक कार्ड मिस हुआ 26C13 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों आपका 51, निकालो ये कितना होगा। चलो फट, अरे बेटा समझ में आया कि नहीं आया सवाल? ये इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते टाइम पर हमने जल्दबाजी करी थी, यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है ना, हमको केस बनाना पड़ेगा। ब्लैक मिस हुआ है या रेड मिस हुआ है, जल्दी फटाफट से नोट डाउन कर लो पहले तो इसको, टेंशन ना लो, सब समझ में आएगा रे, फिक्र ना करो। अब एक आसान सवाल देता हूँ तुमको, PYQ। मुझे PYQ ज्यादा आसान लगते हैं सिंगे से। देखो बेहद आसान सवाल दे रहा हूँ, तो 2025 में आया है। क्या नहीं भाई, इसी के लिखने के चक्कर में तो गलत हो गया वो, कुछ मतलब को इसकी, वो तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपका ब्लैक कार्ड मिस हुआ है या फिर आपका रेड कार्ड मिस हुआ है। और आपका ब्लैक कार्ड मिस होगा तो जो 13 पत्ते निकलेंगे आपके वो 26 में से निकलेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि रेड मिसिंग है ही नहीं। जब रेड मिसिंग होगा तो फिर 26 ना रह गए, 25 रह गए वो वाली बात। तो जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, यहाँ 25 का है, ताजा हाल ताजा जनवरी का ही। नहीं नोट्स बनाता ही नहीं है ये, और ये कह रहा है कि ऐसे चल जाएगा। अरे तो बाहर निकल यहाँ से। नहीं कहा हो, नहीं कहा हो, नोट्स कहाँ है भाई ज्ञानी, ये बता। चल मैं फालतू बकवास नहीं करूंगा, लेक्चर खराब होगा मेरा, मैं तुझे बाद में निपटूंगा। चलो लिखो क्वेश्चन। रुको रुको, इतना ढीठ इंसान तो मैंने नहीं देखा मेरी क्लास में। क्यों यार, तू सच में नोट्स नहीं बनाता यार? बनाता तो अब तक दिखा नहीं देता मुझे। मैं इस क्लास में पढ़ाए हुए नोट दूसरी जगह रेफर करता हूँ। कहाँ तेरे नोट्स, कब दिखाएगा चल बता। सैटरडे, सैटरडे या तो गायब हो जाएगा या फिर मंडे को कहेगा कि चल भूल गया, ये कल गया। सैटरडे तो मतलब कल है, चलो कोई नहीं, दिखा देना। पर यार देख बेवकूफ मत बना, मैं सच बता, अगर मुझे पता लगा बेवकूफ बना रहा है तू, अच्छा नहीं होगा फिर। हाँ ये फालतू नौटंकी नहीं चाहिए बिल्कुल भी है। ना ना घर वर मत जाना। लिखो बैग B1, चलो वापस से फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट को। बैग B1 कंटेन्स 6 white and 4 blue balls. Bag B1 contains 6 white and 4 blue balls. Bag B1 contains 6 white. Bag B1 contains 6 white and 4 blue balls. Bag B1 contains 6 white and 4 blue balls. Bag B2 contains bag B2 contains bag B2 contains 4 white 6 blue balls. Bag B2 contains 4 white 6 blue balls. 4 white 6 blue balls. And bag B3 contains and bag B3 contains and bag B3 contains 5 white and 5 blue balls. 5 white and 5 blue balls. 5 white and 5 blue balls. One of the bags is selected at random. One of the bag is selected at random. One of the bag is selected at random. And the ball is drawn from it.
and a ball is drawn from it. And a ball is drawn from it. If the ball is white, if the ball is white, then the probability that then the probability that if the ball is white, then the probability that the ball is drawn from back to, then the probability that then the probability that the ball is drawn from back to, then the probability that the ball is drawn from back to. अब सुनो मेरी बात, अब बच्चे कैसे पहचान, अब शुरू जाओ सवाल को सॉल्व करने मत लग जाना। इसको कैसे पहचानेंगे बेस थ्योरम का है कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे पता लगा? रिवर्स सोचना है, रिवर्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? हाँ, मतलब आपने बैग उठा लिया है, बैग उठ चुका है और बॉल निकल चुकी है, यहाँ पर आई व्हाइट, इसका पता लग चुका भैया व्हाइट आई है, उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि बैग 2 या 3 जो भी है। रिवर्स गया कि नहीं गया क्वेश्चन? तो किसका क्वेश्चन हो गया बेटा आपका? बेस थ्योरम। तो ये हो चुका है, व्हाइट आ चुकी है, कहां से निकलवा रहा है? बैक 2 से। ये स्टेटमेंट हो गया इसका। करो आगे फर्दर सॉल्व। ये जेई मेंस है लला। आ गया रियान? अब आंसर से ज्यादा ये समझ में आया कि बेस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं, इसको सब अभी और प्रैक्टिस करेंगे। समझना और लिखना बहुत जरूरी है इसको। ये क्वेश्चन इस साल ही आया बेटा 2025 में। आंसर तो 4/15 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ 4/15। ग्रीन लाइट जल गई। देखो बेटा, चले देखो बच्चों, आप क्वेश्चन जरा समझेंगे। व्हाइट बॉल आ चुकी है, बॉल आप बैग यहां से लिया, बैग राम जी यहां से आए और उस बैग से बॉल भी निकल चुकी है, वो क्या चुकी है? व्हाइट। उसने बोल दिया कि बॉल कैसे आई है? व्हाइट। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि बैग 2 से आई है। बैग 2 से पूछा शायद उसने ना, बैग 2 से आई, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। यानी वो रिवर्स आ रहा है, इसका रिजल्ट वो बता चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का सवाल है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोले तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि सिचुएशन क्या बच्चों आपका क्या आ चुका है? व्हाइट। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है कि वो कहां से हो? बैग 2 की हो। ठीक है ना? अब जब देखो यहां स्टेटमेंट में पीछे से मतलब पीछे से आगे आना पड़ता है इसी स्टेटमेंट को लिखने के लिए, पर इधर से जब चलते हैं तो आगे से पीछे जाते हैं, उसमें डाउट मत करना कभी भी। तो दोनों को सोचोगे ना एक साथ तो फिर कंफ्यूज में आ जाओगे आप लोग। ठीक है ना? जब ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों तो पीछे से आगे वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, जब इधर वाले स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं तो आगे से पीछे जाते हैं। कैसे? कि भाई जब आपने बैग ए को सिलेक्ट किया तो बैग ए से व्हाइट का निकलना, जब आपने बैग बी को सिलेक्ट किया बैग बी से व्हाइट का निकलना, जब आपने बैग सी को सिलेक्ट किया तो बैग सी से व्हाइट का निकलना। सी कहां से आ गया? B1, B1, B2, B2, B3 और B3। बट हमको व्हाइट कहां से चाहिए थी? बैग 2 से, तो आपको बैग 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा और बैग 2 को सिलेक्ट करेंगे तो वहां से व्हाइट बॉल का निकलना। क्या बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? बैग B1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। बैग 1 से व्हाइट बॉल 6/10 प्लस बैग B2 की प्रोबेबिलिटी कितनी? अगेन 1/3
बैक B2 से व्हाइट बॉल 4/10, बैक 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, वहां से व्हाइट बॉल 5/10। क्या समझ में आया कि नहीं आया? और ऊपर क्या आएगा बच्चों आपका, बैक 2 से व्हाइट बॉल 1/3 इंटू वहां से व्हाइट बॉल, यानी कि 4/10। क्लियर है? मतलब व्हाइट बॉल निकली है कहां से, बैक 2 से, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आपको। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो सुनो, अब एक सेकंड और समराइज करते हैं चीजों कि उधर वाली साइड में पीछे से आगे लिखेंगे, पहले पीछे को करवाएंगे, उसको नीचे लिखेंगे, फिर आगे वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी उधर वाली साइड में, और इधर जब लिखेंगे इस वाला स्टेटमेंट हम वो आगे से पीछे चलेंगे, इसको इसकी अक्रेंस कराएंगे, व्हाइट की अक्रेंस करवाएंगे। ये निकाला तो व्हाइट आने की, ये निकाला तो व्हाइट की, ये आया तो ये व्हाइट। समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है सारे बच्चों को? चलो 2025 में एक और बेस थ्योरम का आया है, तो आप पहचानेंगे पहले कि ये बेस थ्योरम का है, सिंपल का है। लिखिए फटाफट सवाल, बोलो। टू बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, ये भी 2025 का ही सवाल है बेटा। क्या रोहित, कहां दिक्कत आ रही बेटा? आज बासुजी नहीं आए, बासुजी पता नहीं आजकल है, मेले में गया, इतना बड़ा हो गया, कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना है वो, है? किसका मेला लगा हुआ है? शीतला मतलब कहाँ लगता है मेला? जो गांव में लगता है कैसे? कितने दिन चलता है मेला? तो कल जाओगे तुम? अच्छा, जाके आ गया। ऐसे होना चाहिए, क्लास भी अटेंड हो जाए और मेला भी घूम के आ जाए। कब गया था? शाम को गया वो। बोलूं बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? चलो लिखो बच्चे, JEE 2025 का क्वेश्चन। टू बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, टू बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, लिख ले। टू बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, one by one without replacement, one by one without replacement from a bag, one by one without replacement from a bag, without replacement from a bag containing 4 white 6 black balls, containing 4 white 6 black balls, containing 4 white 6 black balls, 4 white और 6 ब्लैक बॉल्स। दो बॉल निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, वन बाय वन, पहले निकाली और फिर दूसरी निकाली। containing 4 by 6 black balls. If the probability that if the probability that if the probability that if the probability that the first ball selected is black, if the probability that the first ball selected is black, given that, कॉमा लगाए लिखें, given that the second selected ball is also black, given that the second selected ball is also black, is also black। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन बेयर्स थ्योरम का है कि सिंपल है, ये बताओ पहले तो। सिंपल है। उस पर ना उसने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ये बोला ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक गिवन दैट सेकंड बॉल इज आल्सो ब्लैक, यानी कि उसने सेकंड बॉल के बारे में पहले बता दिया कि वो ब्लैक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि फर्स्ट बॉल ब्लैक हो। तो एक बार बताओ, ये पास्ट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है या फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? पास्ट की पूछ रहा है भाई। एक अच्छा, तो में से ऐसा कोई महान इंसान है जो सेकंड बॉल को पहले निकालेगा, फर्स्ट बॉल को बाद में निकालेगा? भाई जो पहले निकालेंगे, जो पहले आएगी वही बॉल फर्स्ट बॉल कहलाएगी,
और जो बाद में निकलेगी वो सेकंड बॉल कराएगी। उसने बोला सेकंड बॉल का तो बता दिया उसने, वो ब्लैक है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि फर्स्ट कैसी हो, ब्लैक हो। तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, वो बात आगे जाके वापस आया है क्वेश्चन। समझे मेरी बात को? क्या आपको पता लगा किसका क्वेश्चन है ये? बेस थ्योरम का। अब फटाफट से कीजिए सवाल को सॉल्व। देखो उसने क्या पूछा मैं बताता हूं। उसने जो मैंने बोला पूछा तो वही है, पर स्टेटमेंट थोड़ा दूसरा था। एक सेकेंड। इफ द प्रोबेबिलिटी, रुक जाइए। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक गिवन दैट सेकंड बॉल इज आल्सो ब्लैक इज m by n। मतलब जो बोला ना आपने कॉमन लगा के लास्ट में इज m by n, ये अंग्रेजी का चक्कर पड़ता है कभी कभी। वो उसने क्या बोला, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? m by n है, राइट। और आपसे पता क्या पूछा, m plus n कितना होगा? समझ में आया? बात तो वही है जो मैं कह रहा था पहले आपसे। मतलब इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक इज m by n गिवन दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक। अरे वही चीज हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ वही चीज। क्या यार सवाल भी पूरा नहीं देता हूँ। और मन ने बता दिया कि यार ये तो सिंपल ही लग रहा है सवाल। बात भी सही है, लग तो सिंपल सा ही रहा था। कुछ प्रोबेबिलिटी मतलब छुप छुप के तू चने खा रहा है लग गया, मतलब ये हालात हो गए। खोला क्यों था? देखने के लिए कि सुरक्षित है कि नहीं, फिर वापिस बंद करके रखेगा है? क्या यार, दो चार चने लेंगे हम। और यार तो मस्त चने हैं, मूंगफली भी है, ठीक है ना, और उसमें नमकीन नमकीन भी रखी हुई है? अब हो गए। हाँ भाई, क्या क्या कर रहा है उधर? भाई इसको भी दे दे तू मूंगफली, तब तक क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट करे। इधर। हाँ तो कर, उससे बात मत कर। हाँ तो कितना आया? 100। मुझे m plus n की वैल्यू बता दे, फिर m n के चक्कर में आंसर गलत हो जाएगा। और जीसीडी ऑफ m n इज 1। हाँ बोलो। जीसीडी मतलब काट पीट करके। सिंपल लैंग्वेज बताते हुए काट पीट करके। कितना आ रहा आंसर बोलो? आ ही नहीं रहा है सवाल, तो ज्यादा ही मतलब। इधर देखे सारे बच्चे, पहले तो इस स्टेटमेंट को बताओ। सेकंड बैग से ब्लैक बॉल निकल चुका है, राइट, ठीक है ना। सेकंड बैग से, सॉरी, सेकंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल निकल चुका है, सेकंड ड्रॉ में। तो फर्स्ट ड्रॉ में भी क्या निकलना चाहिए आपका? ब्लैक निकलना। समझ में आया कि नहीं आया? ये है आपका सवाल। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है। ये किसके बराबर होगा? जो आपका बैग 1 है उसका ब्लैक इंटरसेक्शन जो आपका बैग 2 है उसका ब्लैक डिवाइड बाई सेकंड बैग का ब्लैक। अब कहानी कैसे चलेगी, पिक्चर ऐसे, मतलब पहले पहला ड्रॉ होगा, फिर दूसरा ड्रॉ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर पहले ड्रॉ में व्हाइट निकली हो, पहले ड्रॉ में, तो पहले ड्रॉ में व्हाइट निकली हो तो दूसरे ड्रॉ में ब्लैक निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। या फिर पहले ड्रॉ में ब्लैक निकली है, दूसरे ड्रॉ में, पहले ड्रॉ में ब्लैक निकलने के बाद दूसरे ड्रॉ में ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी। अगेन कह रहा हूं, इस स्टेटमेंट को लिखते टाइम पर उल्टा लिखते हैं कि वो हो चुका है उधर वाला, बैक 2 में से, सॉरी, सेकंड ड्रॉ में ब्लैक निकल चुका है तो फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक निकले उसकी प्रोबेबिलिटी। उल्टा लिखा है। इधर से कैसे जाएंगे? ऐसे, पहले पहला ड्रॉ ही होगा भाई। पहला ड्रॉ व्हाइट आया तो सेकंड ड्रॉ में से ब्लैक निकलना, पहला ड्रॉ आपका ब्लैक आया, सेकंड ड्रॉ में से ब्लैक निकलना। समझ में आया कि नहीं आया? और हमको चाहिए क्या? कि पहले ड्रॉ में ब्लैक चाहिए
पहले ड्रॉ में भी ब्लैक और सेकंड ड्रॉ में भी ब्लैक, इंटरसेक्शन। मतलब पहले ड्रॉ में ब्लैक आ चुका है, अब पहले ड्रॉ में ब्लैक आ चुका है तो सेकंड ड्रॉ में ब्लैक की प्रोबेबिलिटी। अरे आया कि नहीं आया बच्चों, लिख दो फिर। पहले ड्रॉ में व्हाइट, व्हाइट कितनी है बच्चों, 4, 4/10 इंटू, अब विदाउट रिप्लेसमेंट है शायद वो, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 9 में से काम होगा आपका। व्हाइट निकल चुका है, ब्लैक कितने बचे हैं, 6, 6/9 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। प्लस, या पहले ब्लैक निकला हो, पहले ब्लैक यानी कि 6/10 इंटू, दूसरी बार ब्लैक निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, दूसरी बार ब्लैक निकालना है, राइट। यहां तो 9 बचेंगे और यहां पर ब्लैक कम होगी, कितना आ जाएगा 5/9, और यहां पर क्या आएगा 6/10, पहली बार ब्लैक और दूसरी बार में ब्लैक यानी कि 5/9। इसको कैलकुलेट करो कितना आता है, आंसर आना चाहिए इसका 14 m+n, जो भी आपका आएगा। अब 2024 का सवाल करवाता हूं आपको, 44 का। चने खाने पर ध्यान दे ले गौरव, यूं मत करना, चने ही आएंगे। सही वो कह रहा वाला, थोड़े दे, ये नहीं कि ये सवाल का आंसर क्या रहा वो निकालो। चने तो घर भी खा लेना जाकर के बैठ करके आराम से, खा ले अब खा ले, अब मत दे तू खा ले। 14 हो गया, कितना आया बच्चों ये 5/9। अब मुझे यार एक बात बताओ, क्या आपको बेस थ्योरम समझ में आ रही है कि क्या है। चलो लिखो दूसरा सवाल। ये दोनों सवाल बच्चों इस साल आए थे 25 में, जनवरी में। मेन बात है समझना, या तुम समझ ही नहीं रहे हो, चना ही खा रहे हो। तो बंद कर ले डब्बे को, नहीं एक सवाल नहीं कर पाएगा फिर। लगेगा कि अमन्यु ज्यादा खा रहा है, कि अमन्यु का भी ध्यान देगा, चला कोई लेके तो नहीं जा रहा है यहाँ से चन्ना, पीछे से हाथ आया और गायब। सवाल होगा ही नहीं सॉल्व। चलो लिखें 2024 का क्वेश्चन, बोलो बेटा। मैं टॉपिक समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, समझ जाना इसको। देर आर थ्री बैग्स, देर आर थ्री बैग्स, देर आर थ्री बैग्स एक्स, वाई एंड जेड। बैग के नाम भी दिए इस बार मैंने। एक बैग का नाम कैपिटल एक्स है, दूसरे का कैपिटल वाई, तीसरे का कैपिटल जेड। बैग एक्स कंटेन्स, बैग एक्स कंटेन्स 5 1 rupee coin, 5 1 rupee coin and 4 5 rupee coin and 4 5 rupee coin. Bag Y contains 4 1 rupee coin, 4 1 rupee coin and 5 5 rupee coin. Bag Z contains 3 1 rupee coin, 6 5 rupee coins. लिखा। A bag is selected at random. 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 Selected at random. And a coin drawn from it. A bag is selected at random. A bag is selected at random and a coin drawn from it. Drawn from it at random is found to be 1 rupee coin. Is found to be 1 rupee coin. Then the probability that it came from bag by.
देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैक बाई। अब मेरी बात फिर जरा ध्यान सुनिएगा, आप पहचानना है इसको कि ये बेस थ्योरम का सिंपल क्वेश्चन है। कैसे पता लगा? मतलब आप ऐसा पूछो, पहले बैग निकला है, फिर उन्होंने कॉइन निकाला है, ठीक है ना, और इसने कॉइन की प्रोबेबिलिटी पहले दे दी है। मतलब जो कॉइन क्या आया क्या नहीं आया उसने पहले बता दिया, रिवर्स आकर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। तो किसका सवाल हो गया आपका? बेस थ्योरम। रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछता है इसमें। आ गया आंसर? इतनी जल्दी भी आंसर नहीं देना, आराम से दो, पहले रफ कर लेता हूं मैं। भाई मैं देखूंगा जा करके, अभी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कितना आंसर बताया तुमने? 1/3। चलो 2024 में एक और देखो, लिख लो, बोलूं? A company has two plants. A company has two plants, A and B. A and B. A company has two plants, A and B. ठीक है? To manufacture motorcycle. To manufacture motorcycle. लिखें 60% motorcycles are manufactured at plant A. 60% motorcycle manufactured at plant A. At plant A, 60% motorcycle manufactured at plant A, and the remaining are manufactured at plant B. And the remaining are manufactured at plant B. 60% motorcycles are manufactured at plant A. Manufactured at plant A, and the remaining are manufactured at plant B. And remaining are the manufactured at plant B. Remaining are manufactured at plant B. लिखा यहाँ तक, फुल स्टॉप लगा के लिखें। 80% of the motorcycles manufactured at plant A. 80% of the motorcycles manufactured at plant A are rated of the standard quality. Are rated of the standard quality. 80% of the motorcycles manufactured at plant A. 80% of the motorcycles manufactured at plant A are rated of the standard quality. Are rated of the standard quality. Standard quality. लिखा यहाँ तक, कॉमा लगाए, लिखिए कॉमा, while 90% of the motorcycles manufactured at plant B, while 90% of the motorcycles, while 90% of the motorcycles manufactured at plant B, while 90% of the motorcycles manufactured at plant B are rated of the standard quality. 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 A motorcycle picked up randomly from the total production. A motorcycle picked up randomly from the total production. From the total production. From the total production. From the total production
is is found to be the standard quality, is found to be the standard quality. Find the probability that, find the probability that it was manufactured at plant B. It was manufactured at plant B. पहले तो मुझे ये बताइए, ये सवाल बेस थ्योरम का है कि सिंपल का है? दिया क्या है आपको कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की आ चुकी है, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी तब आएगी जब मैन्युफैक्चर होगी, तो रिवर्स आके पूछा उसने। चलो तो फिर करो फटाफट से, है ना सबका? चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। अब तो ये खोपड़ी में आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट यार, आएगा अभी और सवाल में आएगा। 2024 में आया हुआ एक और सवाल लिखें। 3 अर्न्स, अंश वही टोकरी कटोरा, 3 अर्न्स कैपिटल ए बी एंड सी कंटेन्स, 3 अर्न्स, बोलने तो दो, मैंने बोला ही नहीं है बेटा मैंने। कैपिटल ए बी सी, 3 अर्न्स कैपिटल ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है ना? ए बी सी कंटेन्स, कंटेन्स 7 रेड 5 ब्लैक, मतलब ये ए में है, 7 रेड 5 ब्लैक, और बी में है आपका क्या? 5 रेड 7 ब्लैक, 5 रेड 7 ब्लैक, एंड सी में है 6 रेड 6 ब्लैक, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना? रेस्पेक्टिवली। तुम्हारा वो सवाल हुआ क्यों? चलो कोई नहीं, अब ये वाला सवाल करना पहले, वो बाद में करेंगे। One of the urn is selected at random. One of the urn is selected at random. One of the urn is selected at random, and a ball is drawn from it. 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 Selected at random, and a ball is drawn from it. If the ball drawn is black, if the ball drawn is black, then the probability that it is drawn from urn A. If the ball drawn is black, then the probability that it is drawn from urn A. It is, ये आया है जेई 2024 में। अरे सवाल तो लिखने दे भाई। फ्रॉम बैग ए, आंसर आता रहा 5/18। तूने क्वेश्चन नहीं लिखा? आजा दिखाना बेटा मुझे, आजा भाई, मैं आऊंगा तू आएगा। हाँ 3 अर्न्स से ABC, एक में 7 वो रेड, एक में 5 ए में। तो पूरा नीचे लिखा है, एक बात ना लाए, पूरा आराम से करने में क्या दिक्कत? ना तो सवाल पूरा सवाल लिखा था ना, वर्ड टू वर्ड जो मैंने बोला है? चल कोई नहीं, तो पर्सन नोट दिखाना, बैठ जा। हाँ जी, क्या आंसर? 5/18 सबका आ गया? तो क्या लगता है जे बेस थ्योरम के सवाल बना लोगे आप लोग? अच्छा चलो एक क्वेश्चन और लिखो फिर। बेस थ्योरम ही है आज, और तो क्या है? इसके लिए तो मैंने कल का लेक्चर भी हल्का सा छोड़ दिया था। लिखो, लास्ट सवाल है, राइट? ये भी 2024 में आया, 24 में 3 सवाल आए हैं। A bag contains 8 balls.
अब तुम्हारा आगे बेटा इसका आंसर। चलो अभी अच्छा एक सेकंड। अच्छा इसके चक्कर में तो गड़बड़ा गया मामला। एक सेकंड, सबने कर लिया? किस किस ने कर लिया प्रॉपर तरीके से? नहीं प्रॉपर तरीके से करो, रहने दो, पहले प्रॉपर तरीके से करो फिर आगे वाला क्वेश्चन लिखो। करो बेटा। मैं कहा रोहित ने बोल दिया था तो फिर नहीं, मैं सैटरडे को चेक करूंगा इसका नोट। हाँ कल कल चेक करूंगा। हाँ गौरव, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, गुड शाबाश। तुम करो तो सही यार, जो बच्चे हुए। किस बात का? अ बैग कंटेन्स 8 balls whose colors are either white or black. Whose colors are either white or black. A bag contains 8 balls. ये भी 2024 में आया बेटा, ऐसे ही आता है, अब क्या करें। नहीं अगर आप लोग, मैं कहूं कि 11 के जितने भी क्वेश्चन आए इस बार जनवरी में, आप बना के देखो भाई। देखो ऐसा तो नहीं कि आप 100% ही बना दोगे, बट आप सच बता रहा हूँ 70 से 70% क्वेश्चन आप बना दोगे पेपर की। 11th की पोर्शन की बात करो। A bag contains 8 balls whose colors are either white or black. Whose colors are either white or black. एक बैग है उसमें 8 बॉल है बेटा। कितनी बॉल है? 8। इसको घर से करके लाना भाई। आइदर व्हाइट एंड ब्लैक है। नहीं आप घर जल्दी चले जाना आप लोग। आइदर व्हाइट और ब्लैक। whose colors are either white or black. 4 balls are drawn at random without replacement. 4 balls are drawn at random without replacement. लिख ले भाई। 4 balls are drawn at random without replacement, and it is found that and it was found that 2 balls are white, and it was found that 2 balls are white and other 2 balls are black, and other 2 balls are black, and it was found that 2 balls are white, 2 balls are white and other 2 are black. The probability that bag contains equal number of white and black balls. Equal number of white and black balls. Equal number of white and black balls. देखो बच्चों एक्सरसाइज जो आप करनी है वो करनी है 14.5, ठीक है ना, 14.5 करनी है। और इसके कुछ पहले इलस्ट्रेशन हैं, अच्छे इलस्ट्रेशन हैं, ध्यान से रखिए। इनको आप अच्छे समझिएगा, फिर इसको करेंगे आराम से, अच्छे से टाइम देके सॉल्व कीजिएगा, कल डिस्कस कर लेंगे इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ठीक है, आज के लिए इतना करते होते हैं। ओहो तो पैर हटाना।